डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आज हम सॉल्व करते हैं सीटेट एग्ज़ाम के मद्देनज़र उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पेपर 2, यानी जो 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम होता है सीटेट का लेवल 2 का ये पेपर 2 जूनियर वाला 6 से 8वीं तक का सीटेट जो पेपर ऑर्गेनाइज कराती है उसी का पेपर हम सॉल्व करते हैं। और ये पेपर है आपका जुलाई 2019 का पेपर है और डब्ल्यू सीरीज़ का पेपर है। और इसमें केवल हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेक्शन। और इसका जो थर्ड सेक्शन सोशल साइंस का ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, आप चाहे तो वीडियो को चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और कई लगभग 2-4 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फुल एनालिसिस है, तो आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करना तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पुराने क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करना चाहिए, खासतौर पे सीटेट का एग्जाम के तो और क्योंकि कई क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र सीटेट का पेपर 2 का सेक्शन है ये फर्स्ट सेक्शन, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलवर्ट के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन क्या है? अंतःकरण के स्वच्छ चयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था प्रमुख जो कौशल है उसमें से जो आपका एक है वो है सुरक्षित रखने की योग्यता, एबिलिटी टू कंजर्व। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ये लोग जितने भी संरचनावादी हैं, खासकर वाइगोट्स्की और जो जीन पियाजे हैं, वो अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स या लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? जो बच्चे का समाजीकरण होता है उसमें किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है? तो एक तो मीडिया भी है, विद्यालय भी है, परिवार भी है और पास पड़ोस, ये चारों ही उसके बच्चे के समाजीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। इसका आंसर होगा अंतर्व्यक्तिक। ऑप्शन 3 यानी इंटरपर्सनल। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो बच्चों को मूल्यांकन के लिए जो आपके कारण हैं वो एक तो बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले तथा औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के रूप में अलग एवं नाम देना, ये आपका गलत होगा। इससे बच्चों में एक दूसरे के प्रति गलत भावना उत्पन्न होती है, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरा देखिए, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ये भी सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी सही है। और बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों, चुनौतीपूर्ण के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन 2, 3 और 4 सही होगा, इसलिए जो ऑप्शन आपका
ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो विकास में व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान से देखिए, इसको पूछा जा रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन 4 सही होगा। ये इसका सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो इसका जो सही विवेचन होगा वो आपका कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी साधनों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? किसकी प्राथमिक विशेषता है? तो सृजनात्मक बच्चों की। ऑप्शन 3 सही होगा, क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 3 है 13, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जो आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? तो विशिष्ट शिक्षा योजना यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं को के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, ये गलत है। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धाराप्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी, ये आपका सही है। ऑप्शन इसमें 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? इसमें परिणित नहीं होता है, ध्यान देना इस बात पे। तो दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ऑप्शन 2 सही होगा इसका। डियर स्टूडेंट्स, जो साथी या स्टूडेंट्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर से इस बात पर जोर देना चाहिए कि वो एनसीईआरटी की किताबों को 1 से 2 बार अवश्य रीड करें, क्योंकि उन्हीं सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या एसएसटी का हो, या आपका मैथ हुआ, साइंस हुआ, ये सब उसी में से पूछा जाता है आपका। इसलिए आप एनसीईआरटी किताबों को, टेक्स्ट बुक को 1-2 बार अवश्य पढ़ लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है? विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधि में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं, ये हो सकता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, ये भी सही है।
शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थी के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ये तीसरा भी सही है। चौथा देखिए, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है, तो ये इसका नहीं होगा ऑप्शन, जो इसका आंसर होगा 4, ये मिसमैच है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके? तो एक तो अधिगम लक्ष्य, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो प्रभावी अधिगम रणनीतियों यानी इफेक्टिव लर्निंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपकी लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना है, संगठन चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी सही है, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी सही है, हम उम्र साथी को समझाना, ये भी सही होगा, और स्वयं से प्रश्न पूछना, ये भी सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का एक उदाहरण है? तो जो बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है वो आपका मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसको उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देंगी? तो अर्थ निर्माण की जो बढ़ावा देने वाली रणनीतियाँ वो हैं अन्वेषण एवं परिचर्चा यानी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएँ क्या हैं? तो बच्चे की जो गलतियाँ और जो भ्रांत धारणाएँ हैं वो हैं आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम, ऑप्शन 1 सही होगा 24 का। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से कह रहे हैं कि अगर आपको सीटेट प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करना है अच्छे अंकों के साथ, या आपको सीटेट को अच्छे अंकों बेहतर अंकों के साथ क्वालिफाई करना है, तो ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पुराने जितने क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार सॉल्व कर लीजिए, उस पैटर्न को समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है। तो तमाम ज़्यादा पढ़ने के बजाय आप इफेक्टिव पढ़ें ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक हैं, किताबें हैं, उनको आप ज़रूर पढ़िए, 1 से 2 बार आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूँ और अनुभव मैं भी यही करता था, मेरा भी अनुभव है, तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी किताबों को 1-2 बार अवश्य पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो उसको हम जो आपका कंस्ट्रक्टिव फ्रेम चाइल्ड है उसमें बच्चे को हम एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखते हैं, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो विकास और अधिगम के बीच में जो सही संबंध है वो आपका विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, ऑप्शन 4 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 स्कीमा होगा। ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार आपसे लगभग पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक उचित प्रश्न अथवा सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो ये आपका
जो समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी सही होगा। स्कीमा, जोन ऑफ यानी ZPD, ये सब आपका पीआरडी से संबंधित है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका CTP का। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन 2 सही होगा, सोशल इंटरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका CDP जुलाई 2019 का सेकंड पेपर का CDP था, जिसको हम सॉल्व किए। आप इसको अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम की रणनीति उनको समझने, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पुराने क्वेश्चन पेपर है, आप उसको 1 2 3 4 बार अवश्य सॉल्व कीजिए, जितना उसे उतना सॉल्व कीजिए, ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कहाँ है, कहाँ से पूछा जा रहा है, और कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए या कौन से महत्वपूर्ण है। तो आप लगातार सॉल्व करते रहिए, और चैनल पर वीडियो लगातार अपलोड हो रहा है, आप उसको देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।